हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा पार्ट 3 वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि मेरा 9 मार्च को एग्ज़ाम है, तो मैं इससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं रिव्यू भी दूँगा मेरा कैसे एग्ज़ाम गया। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक मिसप्लेट है। इसमें लिखा हुआ है यूवी के विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। ये तो गलत है ना। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ये गलत दिया हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा है वायुमंडल के उच्च स्तर पर मतलब हाई लेवल पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाली यूवी रेज विकिरण का एक उत्पाद है। ये तो ऑब्वियसली सही है, बोल रहा है यहाँ पे जो वायुमंडल के हाईएस्ट लेवल पर क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन अणु होता है। ठीक है, और वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी। हाँ, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें, तो यह क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे जैसे एक अवतल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। ठीक है, और उसमें फोकस से गुजरने वाली एक सॉरी कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर है यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। वहाँ से फोकस से जब भी कोई रेज गुजरती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो पैरेलल वो निकल जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष यहाँ पे किसको मेंशन करेंगे। सपोज दैट एक सर्कल दे रखा है, उसको बीच से काट देंगे और उससे एक जो डायमीटर होता है ना, तो उसमें हम एक रेडियस खींच देंगे। तो उसको हम रेडियस से वो सर्कल तक, तो उसको मुख्य अक्ष से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता P है, तो इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखना है कि यहाँ पे 3 बार काटे, चाहे 10 बार काटे, चाहे 30 बार काटे, तो आंसर इसका पी ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे धारावाही चालक पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। यदि हम पहले हम वो चीज़ देखते हैं जो सत्य है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात। जैसे हम करंट में इंक्रीजमेंट लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसमें बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात सही है। यदि हम धारा की दिशा को उलट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी। ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये गलत है, यहाँ पे होगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये रटना पड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः I1, I2 और I3 विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के पार्श्व संयोजन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। I बराबर कुल विद्युत धारा, ठीक है, और R इक्वेशन बराबर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन इसको भी रट लेना होगा कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के अंदर एक मृदु लौह दंड डाला जाता है। जब मृदु लौह से बने दंड को परिनालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये बता रहा है धारावाही परिनालिका वो होता है ना, एक चुंबक की तरह वो व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। बिल्कुल बात, अभी मैंने क्या बोला, एक सर्कल है उसको बीच से काट देना है और उसके बाद क्या करना है, उस सर्कल तक रेडियस से उस सर्कल तक ड्रॉ करना है। तो और लेफ़्ट साइड में क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, फिर बीच में क्या होगा, वक्रता केंद्र, उसके बाद क्या होगा फोकस, उसके बाद क्या होगा पोल। ठीक है, तो पोल और वक्रता केंद्र यानी कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर और
पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है। जब भी यहाँ पे धूल के कण आभासी का मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो मतलब आभास होता है। ठीक है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ जो आभास। हाँ, जैसे पानी में एक छड़ी है, वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वो आभास है, आभास हो रहा है। ठीक है, तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, टेढ़ी वेढ़ी, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो उस प्रकाश का अपवर्तन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती। एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, कौन सा स्थिर नहीं रहती है, तो इसका आंसर होगा दूरी। क्योंकि द्रव्यमान तो मान लो कोई बॉल हम एक पर्टिकुलर हाइट से उसको गिराएंगे नीचे, तो उसमें द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वेट। अब उसका वेट तो वही रहेगा ना, वेट थोड़ा ना बदल जाएगा। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन मतलब वो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो भी सेम रहेगा, वो ग्रेविटी के बारे में बोल रहा है। बट यहाँ दूरी बढ़ती घटती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान एम, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूँ। द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा। हाँ, यही क्वेश्चन में बोल रहा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान किसी भी बॉल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मास चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि हम द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान यदि g है तो 4m द्रव्यमान का भी g ही होगा, क्योंकि उसका हम मास चेंज नहीं करते हैं। तो जैसा g वैसा g, मतलब कहने का अर्थ है जब m के एक निश्चित ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g होगा तो 4m द्रव्यमान पर भी दूसरे ग्रह पर g ही होगा। तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने बताया। ठीक है, तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम।